Hey guys, I'm Yogesh here again. This video is part 3 and the continuation of video part 2. And in this video, we will treat the patients of kidney stone in which there is a patients which are refractory to conservative management. It means we are treat the patients with surgery. तो फर्स्ट इंटरवेंशन जो हमारे को करनी है वो है, हमारे पास 5 ऑप्शन है सर्जरी के, जिसमें अलग अलग स्टोन के कैटेगरी के हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे सर्जिकल एस्पेक्ट से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ESWL, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सेकंड है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। सेकंड है नेक्स्ट है URS, यूरेट्रोस्कोपी। LSS, लेप्रोस्कोपिक स्टोन सर्जरी। और लास्ट है ओपन स्टोन सर्जरी। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सा डिस्कार्ड कर दिया गया है और इस कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किस टाइप के स्टोन में। पहला है हमारा ओपन स्टोन सर्जरी। देखिए, ओपन स्टोन सर्जरी नाम से पता चल रहा है कि हमारे को अगर किडनी में स्टोन है तो इसका मतलब हमारे को सर्जिकल अप्रोच करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे को इंसिजन देके किडनी में स्टोन को निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जिस जो भी किडनी नॉन फंक्शनल है और इसके अंदर किडनी स्टोन बना हुआ है, तो उस केस में हमारे को किडनी को निकालना पड़ेगा। इट मीन्स नेफ्रोक्टोमी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि एक ओपन अप्रोच है। सेकंड है कि अगर स्टोन है और उसके साथ कोई भी एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है किडनी का, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि PUJ, पेल्विक यूरेटरी जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस केस में हमारे को भी नेफ्रेक्टोमी करनी पड़ेगी। इट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म पाइलोलिथोटमी एंड पाइलोप्लास्टी। तो ये भी एक ओपन अप्रोच है। ओपन अप्रोच के बिना हम इन कंडीशंस को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं कि हम एक लिथोट्रिप्टर मशीन है उसको यूज़ करते हैं, पेशेंट्स को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और उसके बाद हम पेशेंट्स का जो किडनी का स्टोन है उसको वहाँ पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड लिथोट्रिप्टर यूज़ किया जाता है ESWL के अंदर, जिसका नाम है डॉर्नियर अनमॉडिफाइड HM3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लें यहाँ पे। नेक्स्ट है, अच्छा ये मशीन वर्क कैसे करती है। इसमें क्या होता है कि ये जो लिथोट्रिप्टर एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ पड़ती है स्टोन के ऊपर, और इस टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो स्टोन है वो इरोजन होने लगता है और उसकी शैटरिंग होने लग जाती है। फिर उसके बाद जो स्टोन जो है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होने लग जाता है और ये फिर वाया यूरेटर से होते हुए किडनी से ब्लैडर से निकल जाता है। तो लेकिन इसकी एक कॉम्प्लिकेशंस है। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें होता है क्या कि मान लीजिए अगर स्टोन यूरेटर में डिस्टल पार्ट पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यूज़ करके अगर हम स्टोन को फ्रैगमेंट पर डिवाइड करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से जो स्टोन के जो फ्रैगमेंट है वो टूट के जो जब यूरेटर में जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रीन ट्रेस फेनोमेनन। ये मार्क कर लें, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो FMG में आया गया है, और इसको हम स्ट्रीट ऑफ स्टोन या फिर कॉलोमिनेशन ऑफ ग्रेवल के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है वो है हीमेटोमा। देखो, इसमें आप शॉक वेव दे रहे हैं। किडनी एक हाईली वस्कुलराइज्ड ऑर्गन है जिसमें कार्डियक आउटपुट का 25% जो होता है वो किडनी में जाता है। तो अब इसमें आप शॉक वेव दे रहे हैं तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग होगी तो हीमेटोमा होगा। तो सेकेंड जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में होती है हीमेटोमा। नेक्स्ट है इंक्रीज यूज ऑफ UTI। अब देखो, UTI का रिस्क बढ़ने का रीज़न ये है कि आप शॉक वेव देने की वजह से क्या होता है कि किडनी के पैरेन्काइमा में थोड़ा डैमेज होता है। इस डैमेज की वजह से अभी हमने देखा कि स्टीन ट्रस फेनोमेनन होता है, कॉलोमिनेशन ऑफ ग्रेवल। इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, और जहाँ भी यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो इसका मतलब UTI। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसमें बॉडी में 2 जगह ऐसी हैं, अगर उनके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। पहला है बाइल फ्लो। अगर बाइल के फ्लो में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो बाइल में इन्फेक्शन हो जाएगा, जो भी हमारे बिलियरी ट्रैक्ट है उसमें। सेकंड है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में भी अगर यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे भी UTI जैसे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एक्स्ट्रा सिस्टोल। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है, अच्छा अब इसमें क्या है कि हम ये जो सर्जरी है ESWL जो हम कर रहे हैं, ये कितने मतलब साइज के स्टोन के लिए परफॉर्म करते हैं। तो डू रिमेंबर, जैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हमने 0.5 mm तक हमने कंजर्वेटिव मैनेज कर लिया था। अब इसमें क्या है कि 0.6 से लेके 2 सेंटीमीटर के जितने भी स्टोन होंगे उसको हम ESWL सर्जरी से परफॉर्म करेंगे और ट्रीट करेंगे।
अब लेकिन अब मान के चलिए 1.6 सेंटीमीटर का स्टोन है, लेकिन वो स्टोन जो होता है वो हार्ड कैटेगरी में आता है, तो हार्ड स्टोन को ये ESWL ट्रीट नहीं कर पाता। तो डू रिमेंबर कितने तरीके के हार्ड स्टोन होते हैं और जिसमें ESWL परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसको याद रखने का निमोनिक है BHC2, जिसमें सबसे पहला स्टोन है ब्रूसाइट स्टोन, हाइड्रोक्सीपेप्टाइड, सिस्टीन और कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट वाले स्टोन। ये सारे के सारे हार्ड स्टोन होते हैं जो कि ESWL से नहीं ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट है देर इज सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ESWL। तो दो कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन और एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी ऐसी, आप शॉक वेव दे रहे हैं, इसकी वजह से फीटस को डैमेज हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल लाजमी नहीं है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया में आपको पता है कि क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे से काम नहीं करते और ब्लीडिंग का रिस्क होता है, और उस ब्लीडिंग को हम रोक नहीं सकते। तो आप शॉक वेव दे रहे हैं तो इसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा उन पेशेंट में, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट में बिल्कुल नहीं देंगे। रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि मतलब वी हैव टू थिंक कि हम उसमें ESWL करें या ना करें। तो जैसे कुछ इम्प्लांटेड पर्सन होता है जिनमें पेस मेकर लगाया हुआ है, UTI है, जिन लोगों को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ऑर्थोपेडिक अबनॉर्मली जैसे स्कोलियोसिस और कीफोस्कोलियोसिस जैसी कंडीशन, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, आपको मैंने बताया था डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो उस केस में स्टीम ट्रेस फेनोमेनन होगा, और रीनल फेलियर एन्यूरिज्म जैसी कंडीशंस। तो ये रिलेटिव कंडीशंस होते हैं जिसमें ESWL कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। नेक्स्ट सर्जरी है PCNL। PCNL जो होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होता है। देखो इसको समझते हैं ये करते कैसे हैं। जहाँ पे किडनी का स्टोन हुआ है उस एरिया में हम सबक्यूटेनियसली जाते हैं और जाते आते हम स्टोन तक पहुँचते हैं, लेकिन आपको स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा और एक रूट बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें करते क्या है कि सबसे पहले हमारे को थोड़ा एनाटॉमी के दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखो रीनल आर्टरी की दो ब्रांच होते हैं, एक होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। हम PCNL के लिए जो अप्रोच करते हैं वो होता है हमारा पोस्टीरियर अप्रोच। पोस्टीरियर अप्रोच में क्या है कि हम अब पोस्टीरियर भी दो तरीके से जा सकते हैं, पोस्टीरियर पेल्विक अप्रोच है और पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच है। तो अगर हम पोस्टीरियर पेल्विक अप्रोच जाएंगे तो होगा क्या कि जब रीनल आर्टरी की जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो डैमेज हो जाएगी। तो हमारे लिए जो बेस्ट प्रेफर्ड अप्रोच जो होता है PCNL के लिए वो होता है पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच। इसमें जो रीनल आर्टरी की जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो इंजर्ड नहीं होती। तो इसमें आपको इस टॉपिक में हमारे को पता होना चाहिए कि जो कौन सा अप्रोच की यूज़ किया जाता है और कौन सी आर्टरी इंजर्ड होने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है अब PCNL किस स्टोन की सर्जरीज के लिए किया जाएगा। देखिए ESWL के लिए हमने जो स्टोन 0.6 से लेके से लेके 2 सेंटीमीटर तक, तो उनमें हम ESWL परफॉर्म करते हैं। और PCNL के लिए क्या करेंगे, जिस स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसमें UTI का रिस्क होगा, जिसमें हार्ड स्टोन होगा। अभी हमने देखा था कि ESWL हार्ड स्टोन को ट्रीट नहीं कर पाता, लेकिन PCNL ये बिल्कुल प्रेफर्ड है। तो हार्ड स्टोन के लिए जो सर्जरी की जाती है वो हम PCNL कर सकते हैं। और लास्ट है लोअर कैलिशियल, अगर स्टोन है तो उस केस में भी हम PCNL करते हैं। नेक्स्ट है अगर स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई होगा तो क्या होगा। आपको पता होगा, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई जो होते हैं उसमें जो सर्जरी है उसका नाम है सैंडविच टेक्निक, जिसमें हम ESWL और PCNL दोनों को करते हैं। तो इस याद रखना है, जो स्टैगहॉर्न होता है इसमें हम सैंडविच सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट है अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के पढ़ लेते हैं। PCNL का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ब्लीडिंग। आप देख रहे हो ना, आप स्किन को पेनिट्रेट कर रहे हो तो रीनल पैरेन्काइमा में जा रहे हो, इसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जब आपने जो अप्रोच की है वो है पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच। अब देखिए अगर मान के चलिए किसी पेशेंट को लेफ्ट किडनी में स्टोन हुआ है और आपको PCNL करना है, तो इससे क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन जो आएगा सबसे पहले वो आपका क्या होगा, प्लूरा होगा, लंग्स का लोअर लोब। उसके बाद जो सेकंड है वो कोलोन होगा, थर्ड जाके जाता है स्प्लीन। तो डू रिमेंबर, सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है प्लूरा, उसके बाद कोलोन, उसके बाद जाके स्प्लीन। तो ये मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जो इंजर्ड होते हैं PCNL सर्जरी। नेक्स्ट सर्जरी है यूरेट्रोस्कोपी। अभी तक हमने 3 सर्जरी पढ़ ली है, ओपन स्टोन सर्जरी, ESWL और PCNL। चौथी सर्जरी का नाम है हमारा यूरेट्रोस्कोपी। देखिए यूरेट्रोस्कोपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर में परफॉर्म की जाती है। उसके बाद करते क्या है कि अगर आपको यूरेथ्रा की एनाटॉमी पता है
तो आपको पता होगा कि सबसे जो नैरोवेस्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का वो आपका होता है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अब अगर आप यूरेट्रोस्कोपी कर रहे हो तो आप जिसमें इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करोगे यूरेथ्रा के थ्रू जाते हुए ब्लैडर की तरफ और यूरेटर की तरफ, तो उसका साइज आपको पता होना चाहिए। तो जो नैरोवेस्ट पार्ट होता है हमारे यूरेथ्रा का होता है 4 मिलीमीटर। तो इस यूरेट्रोस्कोपी जब हम करते हैं तो इसमें 4 mm से छोटे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। और अगर आप इससे छोटा, आप खुद सोचोगे 4 mm का कितना छोटा इंस्ट्रूमेंट होता होगा, ये पेनिट्रेशन करके परफोरेशन भी कर सकता है ना। तो क्वेश्चन यूरेट्रोस्कोपी में पूछा जाता है कि जब हम यूरेट्रोस्कोपी करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है यूरेट्रिक परफोरेशन, क्योंकि आपको पता है आप 4 mm से छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो जो कि बहुत नैरो हो सकता है। तो अब इसके इंडिकेशन पढ़ लें तो किस किस कंडीशंस के अंदर यूरेट्रोस्कोपी की जाती है। पहला जो है, अगर हमारे को डीजे स्टेंट डालना है, ड्यूडेनोजेजुनल स्टंट डालना है, तो उस केस में भी हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर स्टोन को रिमूव करना है तो उस केस में कर सकते हैं। फॉरेन बॉडी हो तो उसके लिए कर सकते हो। अगर हमारे को यूरोथीलियल ट्यूमर और उससे बायोप्सी का सैंपल लेना है तो उस केस में हम यूरेट्रोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्राकॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी, ये 5वां अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं कि पहले जो एक्स्ट्रा वाले में था कि हम स्किन में नहीं जाते थे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते थे, लेकिन जो कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्टी है इसमें 4 लिथोट्रिप्ट है। वैसे तो 4 है, मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्टर जो मेनली यूज़ किया जाता है, उसके बाद लेज़र लिथोट्रिप्टर होता है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं इसमें से कौन सा चीप है और कौन सा एक्सपेंसिव होता है। जो इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्टर होता है ये बहुत चीप होता है, वेरी इफेक्टिव है, नैरो सेफ्टी मार्जिन है, और मेनली ये फिर ब्लैडर स्टोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब ब्लैडर स्टोन का टॉपिक आया तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड मोस्ट कॉमन किस टाइप का स्टोन जो होता है वो ब्लैडर में पाया जाता है और इसके लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, दैट इज लेज़र लिथोट्रिप्टर। देखिए लेज़र एक्चुअली ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट में से एक है। तो होता क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आता है कि वो ये है कि कौन सी लेज़र यूज़ की जाती है, दैट इज़ हॉल्मियम याग लेज़र। हॉल्मियम याग लेज़र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि इससे क्या होगा, जो लेज़र है ये रीनल स्टोन और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के लिए यूज़ करते हैं। बीएचपी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बीएचपी क्या होता है। और ये हाई कॉस्ट होता है, लेकिन इसमें ये बहुत इफेक्टिव भी होती है। तो कॉस्ट की वजह से देख लेते हैं, जो भी पेशेंट इसको अफोर्ड कर लेते हैं तो वो लेज़र अप्रोच कर सकते। तो ये हमने 5 सर्जिकल अप्रोच पढ़े। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितने साइज के स्टोन के लिए हम कौन कौन सी सर्जरी करते हैं। तो आपको पता होगा 0.5 mm तक अगर जो स्टोन होता था उसके लिए हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लेते थे। 0.6 से लेके 2 सेंटीमीटर स्टोन के लिए हम क्या करते हैं, ESWL करते हैं। 2 सेंटीमीटर स्टोन से जो बड़ा है स्टोन उसके लिए हम PCNL करते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो हार्ड स्टोन होते थे, जो उसका निमोनिक था BHC2, उन सब के लिए भी हम PCNL करते थे। और स्टैग हॉर्न कैलकुलाई के लिए हम सैंडविच टेक्निक करते थे, जो कि कॉम्बिनेशन होता था PCNL और ESWL का। अब थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर स्टोन यूरेटर के पार्ट में है तो किस तरीके से मैनेज करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि उसको 3 डिवीजन कर दीजिए, अपर 1/3, मिडल और लोअर 1/3। अगर स्टोन अपर और मिडल 1/3 में है और स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर तक का है तो हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो सकता है यूरेट्रोस्कोप। और स्टोन का साइज अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो उस केस में हम यूरेट्रोस्कोपी कर सकते हैं। लास्ट है, अगर स्टोन लोअर 1/3 वाले पोर्शन में तो हम उस केस में हम यूरेट्रोस्कोपी करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर रीनल स्टोन। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मोस्टली मैंने ये टॉपिक पीजी के पर्सपेक्टिव से बनाया है। और आपको लास्ट में क्या करें कि जब ये वीडियो देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके भी कुछ पॉइंट ऐड किए हैं ताकि आपको मोस्टली जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें से मिल सके। थैंक यू।